10 फरवरी 2026 को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने वेब एमसीपी नाम के नए प्रोटोकॉल को लॉन्च किया, एक्चुअली में प्रपोज किया। ये वेब एमसीपी प्रोटोकॉल किसी भी वेबसाइट को एआई एजेंट्स के लिए कंपैटिबल बना सकता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट था, लेकिन अभी भी ये प्रीव्यू में है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों इस वेब एमसीपी प्रोटोकॉल को 2026 के एंड तक पब्लिकली सबके लिए लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि सारे सीएमएस, सारे डेवलपर्स इसे यूज करके अपनी वेबसाइट्स को, चाहे वो अभी बन रही हैं या वो पास्ट में बन चुकी हैं या आगे बनने जा रही हैं, एआई एजेंट्स के लिए कंपैटिबल बना सके। हमारी कंपनी को इस वेब एमसीपी प्रोटोकॉल का एज अर्ली टेस्टर एक्सेस मिला है और आज के इस वीडियो में इस वेब एमसीपी प्रोटोकॉल की बारीक डिटेल्स को, एग्जांपल्स को, अभी जो टूल्स अवेलेबल हैं, अभी जो फीचर्स अवेलेबल हैं, उन सभी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज के इस वीडियो में मैं वेब एमसीपी प्रोटोकॉल के अर्ली टेस्टर प्रीव्यू को और उसकी डिटेल्स को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। नाउ वेब एमसीपी प्रोटोकॉल आखिर क्या है और इसकी जरूरत क्या है? अभी क्लॉड हो या चैट जीपीटी हो या गूगल का जेमिनाई हो, जब भी ये एआई सिस्टम्स किसी भी वेबसाइट के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपके बिहाफ पर शॉपिंग करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उन्हें ह्यूमंस की तरह इंटरेक्ट करना पड़ता है। वो किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, जब वो पेज लोड हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस स्क्रीनशॉट इमेज को अपने सिस्टम्स को भेजते हैं, वो सिस्टम, एलएलएम सिस्टम, उस स्क्रीनशॉट को अंडरस्टैंड करते हैं अपने विजुअल कॉग्निजेंस के बेस पर और उसके बाद सिस्टम को वापस इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं। सिस्टम दूसरा स्टेप लेता है, इसके बाद फिर से वापस स्क्रीनशॉट लेकर भेजता है एआई सिस्टम सर्वर पर, फिर से वो सर्वर उस स्क्रीनशॉट इमेज को समझता है, उसके बेस पर इंस्ट्रक्शंस को भेजता है। सो ये बैक एंड फोर्थ स्क्रीनशॉट्स का भेजा जाना, लिया जाना, ये प्रोसेस पूरी स्लो हो जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत होती है हिंदी बेल्ट में, संदेशों से खेती करना, ये कुछ वैसे ही है। मैसेजेस से आप खेती नहीं कर सकते हैं। सो इसकी जगह पर जो गूगल का वेब एमसीपी सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, माफ कीजिएगा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वेब एमसीपी प्रोटोकॉल है, ये एक नया सिस्टम प्रपोज करता है, जिसमें जब एआई एजेंट किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट अपने आप अपने पेज पर अवेलेबल जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करेगी इन एआई एजेंट्स को, ताकि एआई एजेंट्स अपने काम को आराम से कर सकें बिना स्क्रीनशॉट्स को बैक एंड फोर्थ भेजे हुए। इससे एआई एजेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेबसाइट पर भी जो ये एआई एजेंट्स बहुत देर तक रुक कर सिस्टम को बिजी रखते हैं, सर्वर को लोडेड रखते हैं, वो कॉस्ट भी बचेगी। तो यूजर का भी फायदा है और एआई कंपनीज का भी फायदा है और होस्टिंग सर्वर्स का भी फायदा है। सो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। लेकिन कई लोग डाउट में हैं और कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा कि आखिर वेब एमसीपी और नॉर्मल एमसीपी सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस है? एमसीपी सर्वर अभी भी अवेलेबल है जो किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं, तो फिर हमें वेब एमसीपी की क्या जरूरत है? सो यहां पर वेब एमसीपी और नॉर्मल एमसीपी सर्वर के बीच में डिफरेंस को मैं बता देता हूं। एमसीपी सर्वर बाय डेफिनेशन एक सर्वर साइड फंक्शन होता है, यानी कि अगर आप एक वेबसाइट ओनर अपनी वेबसाइट के लिए एक एमसीपी सर्वर बनाते हैं, तो आपको अपने सर्वर पर एक फंक्शनैलिटी टूल बनाकर रखना पड़ेगा। जब कोई भी यूजर एआई एजेंट के थ्रू आपकी वेबसाइट पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहेगा, तो आपका सर्वर एंगेज रहेगा, यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपको वो सारा का सारा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट ना सिर्फ सर्वर की बढ़ेगी बल्कि डेवलपमेंट की बढ़ेगी। वेब एमसीपी एक स्टेप आगे जाता है और जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेबसाइट विजिट करने वाली ह्यूमन यूजर या फिर एआई एजेंट के ऊपर डाल देता है। यानी कि ये एक हेडलेस सिस्टम नहीं है, ये फिर भी एक नॉर्मल ब्राउजर टैब को यूज करने के लिए फोर्स करेगा। वेब एमसीपी की सिनेरियो में जब कोई एक नॉर्मल यूजर या एआई एजेंट किसी एक वेबसाइट को विजिट करके एक्शंस को परफॉर्म करना चाहता है, तो वो क्रोम या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ब्राउजर की टैब को ओपन करेगा, वहां पर वेबसाइट को भी ओपन करेगा और किसी भी यूआरएल को विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वेबसाइट के ऊपर एक कस्टम एनिमेशन रहेगा, जो एनिमेशन बताएगा बाकी लोगों को, ह्यूमंस को, कि एआई एजेंट आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जो वेबसाइट है वो अपने आप ही बता देगी एआई एजेंट को कि मेरे पास ये फंक्शन अवेलेबल है, आप ये स्टेप लेकर आप काम कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस पूरी फास्ट हो जाएगी, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये जो पूरा लोड होगा वो यूजर या एआई एजेंट की ब्राउजर टैब पर होगा।
सो फायदा क्या होगा कि वेबसाइट ओनर के सर्वर पर कोई लोड नहीं होगा, सारा लोड कहां होगा? ब्राउजर पर, जो कि यूजर का ब्राउजर है उसको बिजी रखा जाएगा, उसके रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। सो ये वेब एमसीपी और नॉर्मल एमसीपी सर्वर के बीच का डिफरेंस है, जिसमें यूजर के ब्राउजर को यूज किया जा रहा है, वेबसाइट ओनर के सर्वर पर लोड नहीं डाला जा रहा है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से वेबसाइट ओनर्स के लिए, एसईओस के लिए अच्छा ऑप्शन है। नाउ यहाँ पर दो डिटेल्स मैंने जाने अनजाने में आपके साथ में शेयर कर दी। नंबर एक, वेब एमसीपी एक कस्टम एनिमेशन को प्रपोज कर रहा है, यानी कि जब भी यूजर किसी एआई एजेंट को स्टार्ट करता है और वो एआई एजेंट किसी ब्राउजर टैब में जब भी एक्शन लेगा तो कोई एनिमेशन दिखाई देगा। ये एनिमेशन बाय डिफॉल्ट अभी इस अर्ली प्रीव्यू में किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम एआई एजेंट इंटरेक्शन टाइम वाला एनिमेशन बना सकते हैं, आप अपने ब्रांड के कलर्स को यूज कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी समझ गए कि हम एसईओज और वेब डेवलपर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज कहां से ओपन होने जा रही हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, मे बी शायद आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा बाकी सारी इंफॉर्मेशन के बीच में, कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एक प्रोटोकॉल प्रपोज कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो सिर्फ क्रोम पर काम करेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के इस प्रपोजल को सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक वेब प्रोटोकॉल होगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर या चैट जीपीटी का ब्राउजर या फिर परप्लेक्सिटी ब्राउजर, सॉरी तीनों ही क्रोमियम को यूज करते हैं, बट लेट से कि सफारी या फिर जो मोजिला फायरफॉक्स है, ये जो इंडिपेंडेंट ब्राउजर हैं ये भी इस वेब एमसीपी सिस्टम को यूज कर पाएंगे। यानी कि ऐसे लोग जो सफारी को यूज कर रहे हैं या जो लोग फायरफॉक्स को यूज करते हैं या जो लोग ओपेरा को यूज करते हैं या किसी भी तीसरे थर्ड पार्टी ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, वो सभी के सभी वेब एमसीपी को सपोर्ट करेंगे और एआई एजेंट्स किसी भी अलग अलग टाइप के ब्राउजर को यूज करके वहां पर आराम से एक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। तो अभी तक की ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब हम आ जाते हैं डिटेल्स पे और देखते हैं कि इस वेब एमसीपी प्रोटोकॉल की और क्या डिटेल्स हैं। जब भी किसी वेब पेज पर वेब एमसीपी अवेलेबल होता है, इंप्लीमेंटेड होता है, तो तीन की चीजें प्रोवाइड करता है। नंबर एक, डिस्कवरी, नंबर दो, जेसॉन स्कीमास और नंबर तीन, स्टेट अवेयरनेस। यानी कि डिस्कवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेब पेज एआई एजेंट्स को बताता है कि इस पेज पर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आप किसी टिकट बुकिंग वेबसाइट पर एआई एजेंट को अपने भेजते हैं तो वो टिकट बुकिंग वाला पेज बता सकता है कि इस पेज पर टिकट बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर रिफंड और कैंसिलेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। या अगर वो किसी ई कॉम वेबसाइट पर जाता है तो एआई एजेंट को जो वेबसाइट है, वेब पेज है, वो खुद अपने आप से बता देगा कि इस पेज पर प्रोडक्ट सर्च करने का फंक्शन अवेलेबल है। जेसॉन स्कीमा एआई एजेंट्स को ये बताता है कि इस पेज पर जो टूल्स अवेलेबल हैं उन टूल्स की डेफिनेशन क्या है, यानी कि वो क्या करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज किया जा सकता है, किस तरह का इनपुट एआई एजेंट को प्रोवाइड करना चाहिए और आउटपुट किस तरह का हो सकता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जेसॉन स्कीमा की डेफिनेशंस में होती है जो वेब एमसीपी हर एक एआई एजेंट को प्रोवाइड कर देगा। यानी कि एआई एजेंट्स को गेस करने की जरूरत नहीं है कि अगर उन्हें प्रोडक्ट सर्च करना है तो वो प्रोडक्ट सर्च करने वाले सर्च बॉक्स में या फील्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन दें। ये इंफॉर्मेशन वेब एमसीपी विद एग्जांपल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा और आउटपुट क्या हो सकता है ये भी एआई एजेंट्स को पहले से बता दिया जाएगा। एंड थर्ड, स्टेट अवेयरनेस, ये एआई एजेंट को कंटिन्यूअसली बताता रहता है कि आखिर वेब पेज पर क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एआई एजेंट जाता है वेब एमसीपी इनेबल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर तो उसे सबसे पहले बताया जाएगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद और सेलेक्ट करने के बाद अगर वो कार्ट पेज पर पेज रीडायरेक्ट हो जाता है तो वेब एमसीपी सिस्टम ही एआई एजेंट को बताएगा कि अब प्रोडक्ट को सर्च करने का फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लेकिन चेकआउट का फंक्शन आ चुका है। तो ये जो स्टेट चेंज है, ये जो स्टेट की अवेयरनेस है, ये वेब एमसीपी एआई एजेंट्स को अपने आप बताता रहेगा ताकि उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर वापस फिर से सिस्टम से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर तीन काम वेब एमसीपी कंटिन्यूअसली कर रहा है। नंबर एक, डिस्कवरी, नंबर दो, जेसॉन स्कीमास और नंबर तीन, स्टेट अवेयरनेस। नाउ इस वेब एमसीपी को वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होंगे। नंबर एक है इंपेरेटिव एपीआई और नंबर दो है डिक्लेरेटिव एपीआई। इंपेरेटिव एपीआई जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, कोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने के लिए, थोड़ी सी कॉस्टली है, डेवलपमेंट टाइम ज्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन डिक्लेरेटिव एपीआई HTML बेस्ड सिस्टम होगा
जिसमें आप जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, CMS वगैरह इसे इनबिल्ट कर सकते हैं और इसमें आप बहुत जल्दी वेबसाइट को AI एजेंट्स के लिए कंपैटिबल बना लेते हैं। लेकिन फिर इसमें जो ऑप्शंस होंगे वो भी लिमिटेड होंगे और जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो इम्पेरेटिव API है वो बहुत ज़्यादा डिटेल फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। हम दोनों के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव API को ही देखते हैं, जो एक तरह से इजी मोड है। इसे जब आप किसी भी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करेंगे तो एग्जांपल के लिए आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल HTML फॉर्म, जहां पर फॉर्म का एक्शन है, फॉर्म के लेबल है, बटन का टाइप है, वगैरह वगैरह सब कुछ। अगर इसमें हम वेब MCP को इनेबल करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 2 नए एट्रीब्यूट को ऐड करना है। फॉर्म के साथ में आप एक तो टूल नेम नाम का एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो बताएगा कि यहां पर क्या करना है, लाइक सर्च प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्म के जरिए AI एजेंट प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। और साथ ही में टूल डिस्क्रिप्शन जो AI एजेंट को एक्सप्लेन करेगा कि इस टूल के जरिए क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर्च प्रोडक्ट्स और मैं ही आपको बता रहा हूं कि सर्च प्रोडक्ट के जरिए क्या किया जा सकता है। तो जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डेफिनेशन का मीनिंग, वैसे ही AI एजेंट को भी टूल नेम के जरिए टूल का नाम दिया जाएगा और टूल डिस्क्रिप्शन के जरिए उस नेम को और उस ऑप्शन को, उस फीचर को एक्सप्लेन किया जाएगा। सिर्फ ये 2 चीजें ऐड करनी है और आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली AI एजेंट्स के लिए कंपैटिबल बन जाएगा। सो ये जो बहुत छोटा सा ऐड करने का फीचर है, 2 ही चीजें ऐड करनी है, टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन, और आपका AI एजेंट कंपैटिबल फॉर्म रेडी हो जाएगा। नाउ ऐसा नहीं है कि टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन सिर्फ इन 2 लाइन से ही सारा जादू हो जाता है। जब वेब MCP प्रोटोकॉल को सारा वेब यानी कि सारे ब्राउजर्स बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुछ और चीजें, कुछ स्कीमास को जनरेट करेगा, जिसमें नेम होगा टूल का, डिस्क्रिप्शन होगा, इनपुट स्कीमा होगा। यानी कि इस फॉर्म के अंदर AI एजेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा, वो स्ट्रिंग होगी, नंबर होगा, बुलियन होगा, वो क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें इनपुट स्कीमा के अंदर होंगी। और साथ ही में क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें डेफिनेशन में ऐड होंगी। लेकिन ये सब ब्राउजर अपने आप जनरेट करेगा। आपको एज वेब डिजाइनर, एज वेब डेवलपर सिर्फ टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन इन्हीं को ऐड करना पड़ेगा और ब्राउजर अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें जनरेट कर लेगा। यहां पर आपको स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहे होंगे वो स्पेसिफिक टर्म जो वेब MCP के लिए आपको ऐड करने हैं, और नॉर्मल HTML फॉर्म में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ ब्लैक कलर से आपको सामने दिखाई दे रहा है। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक यहाँ पर आप की डिफरेंस देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जब AI एजेंट नॉर्मली किसी फॉर्म के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं और उसके बाद सबमिट वाले बटन को प्रेस भी करते हैं। लेकिन वेब MCP वाले इस सिस्टम में जैसे ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन को AI एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ना कि फिल करेंगे, तो जो टूल ऑटो सबमिट नाम का जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि AI एजेंट्स को किसी भी बटन को थियोरेटिकली या हाइपोथेटिकली क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा फॉर्म में e.agent_invoked नाम का एक और फीचर होगा जो वेबसाइट को बताएगा कि AI एजेंट ने सबमिट को ट्रिगर किया है, फॉर्म सबमिशन को ट्रिगर किया है, या फिर इंसान ने सबमिट बटन को दबाया था, और उसके बेस पर आप अलग अलग रिस्पॉन्सेज को भी दे सकते हैं। यानी कि अगर कोई ह्यूमन सबमिट बटन को प्रेस करता है तो उसको आप अलग सक्सेस मैसेज दे सकते हैं, और अगर कोई AI एजेंट सबमिट इवेंट को ट्रिगर करता है तो उसे दूसरा सक्सेस मैसेज दिया जा सकता है। इसके अलावा e-respond with नाम का एक और फीचर है जो आपको AI एजेंट्स को स्ट्रक्चर डेटा को प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है। तो ये 3 नए फीचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। डिक्लेरेटिव API में जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं उनके नाम मैं एक बार आपको लिस्ट में बता देता हूँ। टूल नेम जो कि फॉर्म का नेम बताता है और वो फॉर्म के अंदर रहता है। टूल डिस्क्रिप्शन जो टूल का डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी टूल है AI एजेंट के लिए आपने बनाया उसका डिस्क्रिप्शन देता है, ये भी फॉर्म के अंदर रहता है। टूल ऑटो सबमिट जैसा मैंने अभी बताया ऑटोमेटिकली फॉर्म को सबमिट कर देता है। टूल पैरम टाइटल जो कि इनपुट और सेलेक्ट यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है और उसके अलावा जो सेलेक्ट करने वाले जो ड्रॉप डाउन है या जो चेक बॉक्सेस हैं इनके टाइटल को एक्सप्लेन करता है। और साथ ही में टूल पैरम डिस्क्रिप्शन यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स वाले इनपुट वाले टेक्स्ट बॉक्स हैं या जो ड्रॉप डाउन है या जो चेक बॉक्सेस हैं या जो टिक बॉक्सेस हैं इन सभी के डिस्क्राइब भी कर देते हैं। तो पता लग जाता है AI एजेंट्स को कि यहाँ पर इस इनपुट की जरूरत क्यों है और ये क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है।
सो ये था डिक्लेरेटिव एआई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं पहले ऑप्शन की तरह, जो कि थोड़ा सा टफ वन है। इसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव एपीआई। इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सो इंपेरेटिव एपीआई जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड ऑप्शन है, ये काफी सिंपल होता है। सिंपल मतलब वेबसाइट्स के लिए और एजेंट्स के लिए बहुत सिंपल होता है। डेवलपमेंट कॉस्ट थोड़ी सी है, लेकिन ये ज्यादा क्लीनर सोल्यूशन है, ज्यादा नेटिव सोल्यूशन है। सो जब इंपेरेटिव एपीआई को यूज किया जाता है तो जो डेवलपर है आपके, वो एक सिंपल सा टूल बना सकते हैं। यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स वाला एग्जांपल था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। किसी भी एक वेबसाइट पर जो डेवलपर है वो आपके इस तरीके से एक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं जिसमें रजिस्टर टूल फंक्शन को कॉल किया जाएगा। यानी कि वेबसाइट एआई एजेंट को खुद से बता देगी कि इस पर्टिकुलर पेज पर सर्च प्रोडक्ट नाम का टूल है, बिकॉज रजिस्टर टूल नाम का एक फंक्शन आपने ऑलरेडी कॉल कर लिया है। इस टूल का नाम सर्च प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन क्या है ये पता लग जाएगा। इनपुट स्कीमा यहीं पर दिया जाएगा, किस टाइप के इनपुट को आपको प्रोवाइड करना है, और इसके बाद क्या क्या जो इसमें से इनपुट है वो रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। और एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एआई एजेंट को एक झटके में मिल जाती है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत क्विकली होती है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक झटके में दी जा रही है। पूरे फॉर्म को स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं, जावास्क्रिप्ट अपने आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन ह्यूमन यूजर्स के इंटरेक्शन के लिए होती ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एआई एजेंट्स को दिखाई देगा। ह्यूमंस के लिए दूसरा फॉर्म उस पेज पर हो सकता है। इसके अलावा इंपेरेटिव एपीआई में अनरजिस्टर्ड टूल नाम का भी एक फंक्शन होता है, जिसके जरिए आप पेज की स्टेट को चेंज करने पर किसी एक टूल को अनरजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपने अभी एक टूल रजिस्टर किया था सर्च प्रोडक्ट, लेकिन एआई एजेंट ने सर्च प्रोडक्ट टूल को यूज करके किसी प्रोडक्ट को सर्च किया, उसे कार्ट में ऐड कर लिया, अब वो चेकआउट पेज पर आ चुका है। सो चेकआउट पेज पर ये जो सर्च प्रोडक्ट वाला टूल होगा वो अवेलेबल ही नहीं होगा, उसे अनरजिस्टर करना जरूरी है, ताकि एआई एजेंट को हम बता सकें कि अब ये जो सर्च प्रोडक्ट टूल था, अब ये इस पेज पर अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर अनरजिस्टर्ड टूल नाम का फंक्शन भी कॉल किया जा सकता है। और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सारी की सारी इस वेब एमसीपी प्रोटोकॉल के अंदर दी हुई चीजें हैं। प्लीज याद रखिए कि ये जो वेब एमसीपी प्रोटोकॉल है, ये अभी डेवलपिंग स्टेट में है। हमारे पास जो एक्सेस है ये अर्ली प्रीव्यू है, करेक्ट। सो ये जो जितनी भी डेफिनेशंस और ये जो टूल्स मैं आपको बता रहा हूं, इनमें कुछ टूल्स अभी और ऐड किए जाएंगे, कुछ को हो सकता है हटा लिया जाए, कुछ के हो सकता है नाम चेंज हो जाए, लेकिन एटलीस्ट अभी इस स्टेज पर वेब एमसीपी क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, किस किस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ बिकॉज वेब एमसीपी अभी भी अपनी बहुत ही इन्फेंट स्टेज पर है, जहां पर ये कुछ काम तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन कुछ टास्क में प्रॉब्लम भी फेस करता है। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में अभी ये प्रोडक्ट्स को सही से फिल्टर करने में प्रॉब्लम फेस करता है। उसके अलावा ऐड टू कार्ट इवेंट में भी वेब एमसीपी सिस्टम कभी कभार फेल हो रहे हैं। जो ट्रैवल वेबसाइट है जहां पर बुकिंग वगैरह की जाती है, टिकट्स वगैरह की बुकिंग की जाती है, वहां पर भी कई बार इस टूल को सीट का सिलेक्शन वाला जो यूआई है वहां पर प्रॉब्लम होता है। सो जो डेवलपर्स हैं वो अभी भी सीट सिलेक्शन या फिर पर्टिकुलर बर्थ सिलेक्शन वाला जो जितना भी फंक्शन होता है उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एआई एजेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। इसके अलावा वेब एमसीपी को इम्प्लीमेंट करने में आपको या आपके डेवलपर्स को भी कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो टूल्स होंगे उनके अपने स्पेसिफिक नेम्स होंगे, उन्हीं नेम्स को यूज़ करना होगा। जैसे कि क्रिएट इवेंट, यानी कि जब भी एक नया इवेंट क्रिएट किया जाएगा उसका नाम स्पेसिफिकली create_events ही होगा। आप अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएटिव होकर नाम नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा जो स्कीमा का जो डिज़ाइन होगा, जो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन किसी भी टूल में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या जो इनपुट टाइप है, उस सभी के लिए स्कीमा का भी अपना एक फिक्स पैटर्न होगा जिसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आपको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप एआई एजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करें। इसके अलावा आपको एआई एजेंट्स को इन्फॉर्मेशन सर्टेनिटी के साथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक रेस्टोरेंट बुकिंग की साइट है जहाँ पर आपके पास 6 से लेकर रात के 10 बजे तक सीट्स अवेलेबल हैं। सो आपको अपने टूल के स्कीमा के अंदर ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट बुकिंग टेबल ऑप्शंस आर फ्रॉम 6 to 6:30, 6:30 to 7, 7 to 7:30, 7:30 to 8, 8 to 8:30, 8:30 to 9, या फिर 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एआई एजेंट के लिए 6 से लेकर 10 तक का टाइम ओपन करके दे दें और एआई एजेंट बैठकर गेस करे कि मैं 6:10 से लेकर 7:40 के बीच की टेबल बुक करूं। सो आपको इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से एआई एजेंट्स को सिंपल तरीके से प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
अब ये जो बाइट है ना छोटी सी, ये लिंक्डइन पर मत पोस्ट करना, वरना जो एआई वाले ब्रोज हैं, जो लोग दिन भर बैठ के एआई का महिमा मंडन करते रहते हैं, वो बड़े अपसेट हो जाएंगे, उन्हें लगेगा यार हमारे एआई एजेंट को बुद्धू बोल दिया। बट ये ऐसा ही होने वाला है। जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है वो एआई एजेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पक्की से पक्की स्टेट में प्रोवाइड करना चाहते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो वेब एमसीपी प्रोटोकॉल आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। दिस इज गोइंग टू चेंज वेब डेवलपमेंट एंड ऑल्सो लोग किस तरीके से वेब के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इस पूरी चीज को चेंज कर देगा। अभी जो वेबसाइट एआई एजेंट्स के साथ में नेटिवली इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं, या जब आप एआई एजेंट को यूज करके टिकट बुक करना चाहते हैं, या आप होटल बुक करना चाहते हैं, या आप रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, इसकी ये टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, क्योंकि वेबसाइट ह्यूमंस के लिए डिजाइंड है और वेब एमसीपी प्रोटोकॉल इन वेबसाइट्स को एआई एजेंट्स और एआई सिस्टम्स के लिए खोलने का काम करेंगे। और इस पूरे काम में जो सबसे की रोल होगा वो होगा डेवलपर्स का और एसईओज का, बिकॉज एसईओज बिजनेस गोल्स को डेवलपर्स को समझाएंगे और डेवलपर्स उसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो एसईओज के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था, वेब एमसीपी हम एसईओज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने वाला है, काम को बढ़ाने वाला है और बिलिंग और रेवेन्यू को भी बढ़ाने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम किसी और खास टिप, ट्रिक या फिर नई क्लास के साथ में आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care.